बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स डिसऑर्डर्स कहते होते हैं। ये हम पैथोलॉजी से भी देखेंगे और कुछ बातें जो पैथोमा वगैरह में नहीं लिखी होगी वो आप साइड पे लिख लीजिए, क्योंकि वो बीआरएस में होगी या फिर फर्स्ट एड वगैरह में होगी। रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर का नाम है हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में पता करेंगे और उसके बाद हम उसकी डिसीज़ के बारे में पता करेंगे, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। चूँकि हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, कासेस पढ़ रहे हैं, तो हम रेड ब्लड सेल्स की कासेस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। हम पहले बात कर रहे हैं कि हमारे पास आरबीसीज के डिसऑर्डर्स। आरबीसीज के डिसऑर्डर में सबसे पहले हम जो शुरू से वैसे ये बात हम पढ़ते आ रहे हैं कि आरबीसीज के डिसऑर्डर में हम अनीमिया पढ़ते आ रहे हैं कि अनीमिया क्या होता है। और अनीमिया की हम हमेशा एक ही डेफिनेशन करते हैं, रेड ब्लड सेल्स की कमी को अनीमिया कहते होते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हम जो है ना अनीमिया की करेक्ट डेफिनेशन अब हम करेंगे सही तरह कि अनीमिया की करेक्ट डेफिनेशन किस तरह होगी। हम इस तरह करेंगे कि रेड ब्लड सेल्स की डिसऑर्डर, रेड ब्लड सेल्स की कमी को अनीमिया कहते हैं। उसके बाद आपकी हीमोग्लोबिन की भी कमी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी हेमाटोक्रिट की भी कमी होनी चाहिए। इन तीन चीज़ों की कमी होगी तो आप उसको प्रॉपर अनीमिया का नाम दोगे, अदरवाइज आप उसको अनीमिया का नाम नहीं दे सकते ना। हम कहेंगे रेड ब्लड सेल्स है बॉडी में कम है किसी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हम उसको कहें वो अनीमिक पेशेंट कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स की कमी को अनीमिया नहीं कहते। उसके बाद हीमोग्लोबिन में भी कमी होनी चाहिए, उसके बाद हेमाटोक्रिट में भी कमी होनी चाहिए। अब ये फैक्टर्स होते क्या हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें इस ये रेड ब्लड सेल्स का तो हमें पता है क्या है, ये ब्लड है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन हमारे पास होती है O2, जिसको आप SO2 का भी नाम देते हैं। ये वाली जो ऑक्सीजन होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो सैचुरेशन निकालते होते हैं, ठीक है। ये वाली जो ऑक्सीजन होती है ये आपकी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती होती है, जिसको आप SpO2 का भी नाम देते होते हैं, ठीक है। हम चैप्टर नंबर 2 में करके आए हैं। एक FiA2 होती है, एक PaO2 होती है, एक P होती है और एक SaO2 होती है, ठीक है। ये वाली जो होती है हीमोग्लोबिन वाली ऑक्सीजन होती है, ठीक है। उसके बाद हेमाटोक्रिट क्या? हेमाटोक्रिट होता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसीज इन ब्लड के अंदर आरबीसीज का कितना कंसंट्रेशन है, उसको आप जो है वो हेमाटोक्रिट का नाम देंगे। अच्छा, अब हेमाटोक्रिट से पहले हमें पता लगा अनीमिया की जो प्रॉपर डेफिनेशन थी वो हमने कर ली कि अनीमिया की जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। अब अनीमिया की प्रॉपर डेफिनेशन करने के बाद और हम पढ़ने से पहले हम एक बात पहले देख लेते हैं। आपको अभी एक बात मैं आपको बता दूंगा, बाद में जो होगा ना ये फ़ायदा बहुत होगा इस बारे में। अच्छा, एक्स्ट्रा वास्कुलर और इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस क्या होती है, हमें इस बात का पता होना चाहिए। हमें अगर एक दफ़ा पता लग गया एक्स्ट्रा वास्कुलर इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस क्या होती है, फिर हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद इंट्रावास्कुलर देखेंगे। एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस का मतलब है ये हमारे पास ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल से जो बाहर की होती है या फिर इंटरस्टिशियम के अंदर या फिर, लेकिन ये बात है एडवेंटिशिया से बाहर, इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया से बाहर, मीडिया और एडवेंटिशिया से बाहर वाली लेयर हम एक्स्ट्रा वास्कुलर इंक्लूड करते होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके जो अंदर वाली होगी उसको हम कहेंगे वो है इंट्रावास्कुलर, ठीक है। एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस में हमारे पास होगा क्या? कोई भी फैक्टर आया जिसने आपके आरबीसीज को ब्रेक करवा दिया, आरबीसीज की ब्रेकडाउन करवा दी, वो हो सकता है आपका पैथोजन हो सकता है, वो आपका मैक्रोफेज हो सकता है, ठीक हो गया ना। कोई भी फैक्टर आपका आरबीसीज को उसने ब्रेकडाउन करवा दी। जब उसने आरबीसीज की ब्रेकडाउन करवाई तो अंदर से उसको मिला हीमोग्लोबिन, ठीक है। जितने ज़्यादा आरबीसीज की ब्रेकडाउन होगी उतने ज़्यादा हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो है वो आगे हमारे पास दो में डिवाइड होता है, एक हमारे पास हीम से बनता होता है और डिवाइड होता है, एक हमारे पास ग्लोबिन होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हीम आगे क्या होगा। हीम आगे हमारे पास दो में डिवाइड होगा, ठीक है, एक हमारे पास आयरन में होगा। अच्छा, याद रहे कि ये वाली जो आयरन है ये 2Fe2+ वाली आयरन है, ठीक है। हम चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ के आए कि Fe3+ वाली जो आयरन है वो मिथाइमिग्लोबिन जो नीमिया होती है वो काज करवा रही होती है, जिसकी वजह से आपको चॉकलेट कलर अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यूरिन का कलर चेंज हो जाता होता है, वो ज़रा डेंजरस होती है। लेकिन ये Fe2+ ये आपके लिए नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद जो हीम होते हैं वो आगे डिवाइड हो रही है प्रोटोपोरफायरिन के अंदर, ठीक हो गया। अब जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन का आगे क्या काम होता है? ग्लोबिन आपकी ब्रेक हो जाती है इनटू अमाइनो एसिड में, ग्लोबिन आपकी अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाती है। अब हम आगे क्या करते हैं? आगे हमारे पास जो Fe2+ होती है उसका क्या, Fe2+ में उसके हम क्या करते हैं? अब ये जो Fe2+ होती है ये आगे हमारे पास यूज टू हो जाती है, लेकिन प्रोटोपोरफायरिन आगे आपके पास बिलिरुबिन में चेंज हो जाती है। प्रोटोपोरफायरिन जो है हमारे पास हो जाती है बिलिरुबिन में चेंज। अब ये बिलिरुबिन हमारे जाता होता है लिवर के अंदर।
जब ये बिलिरुबिन हमारे लिवर के अंदर जाता है तो लिवर में जाके वो आपकी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज कर देता है। वो आपके अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज कर देता है और ये बिल्कुल स्टोर्ड बिलिरुबिन हो जाती है, अभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस का मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह चीज़ है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस हुई है, उसके बाद वो एक जगह पे जाके कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज हो गई है। अभी वो जो पेशेंट है वो स्टेबल है। हाँ, अनीमिक पेशेंट ज़रूर है, लेकिन उसको कोई और काज या फिर और सिम्टम उनके शो नहीं हो रहे। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्जुगेटेड में स्टेबल हो जाती होती है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इस पेशेंट के अंदर आपका लिवर का सिरोसिस है, ठीक है, लिवर का सिरोसिस हो गया है या फिर लिवर फेलियर वगैरह है, ठीक हो गया ना, हेपेटिक वेन बंद है, ठीक हो गया, वगैरह वगैरह फेलियर हो गया। अब क्या होगा, लिवर इसकी वजह से आपकी जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगी वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर चेंज होगी, वो आपकी चेंज नहीं होगी। जब आपकी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज नहीं होगी तो आपकी कंडीशन हो जाती है। ये बात जो है इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लें। आपकी हो जाएगी एक कंडीशन जॉन्डिस हो जाएगा। उसके बाद एक हो जाएगी यहाँ पे गॉल स्टोन्स। जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस आपका जब बिलिरुबिन का वैल्यू हाई हो जाती होती है। ठीक है, हम शुरू से ये बात पढ़ते आए ना कि जॉन्डिस जो होती है वो बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाए फिर आपको कंडीशन आती है। लेकिन हम यहाँ क्या बात सही तरह पढ़ रहे हैं कि जब आपकी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बॉडी में ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू कॉन्जुगेटेड। ठीक है, जब आपकी अनकॉन्जुगेटेड ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि कॉन्जुगेटेड में नहीं चेंज होगी तो फिर आपको कंडीशन हो जाएगी जॉन्डिस, जिसमें आपका होगा क्या, जिसमें आपका कंजक्टिवा जो कि आई है वो आपका पेल हो जाएगी। उसके बाद बाकी भी आपकी जो स्किन है वो पेल हो जाएगी, स्क्लेरा कंजक्टिवा वगैरह आएगी। लिए ज़्यादातर जो हम पेशेंट आते हैं उसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, उनकी हम आइज़ से देखते हैं। आइज़ में हमारे पास अगर वो आप पेल कलर देख रहे हो डार्क ठीक है येलो कलर, तो फिर हम उसको कहेंगे जनाब आपको जॉन्डिस है। उसके बाद गॉल स्टोन्स की बात करें, जो आप गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की बात करें वो गॉल स्टोन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे ये थी हमारे पास एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस में दोबारा रिपीट करते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन हुई तो हीमोग्लोबिन निकला। जितने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स ब्रेकडाउन हुई उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन निकला, और जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन निकला उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन निकला, और जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन निकला आगे वो आयरन और प्रोटोपोरफायरिन के साथ ज़्यादा चेंज हुआ। ठीक है, जो हमारे पास ग्लोबिन था वो तो हो गया ब्रेकडाउन इंटू अमाइनो एसिड, जो आगे आयरन था वो भी हमारे पास साइड पे हो गया। ठीक है, बॉडी में वो हम ये बात पढ़ते हैं कि आयरन कहाँ जाता है, अभी हम ये बात पढ़ेंगे आयरन जाता किधर है। अच्छा, उसके बाद जो प्रोटोपोरफायरिन है वो हमारे पास बिलिरुबिन में चेंज हुआ। उसके बाद वो लिवर में गया, लिवर में जाके अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को उसने कॉन्जुगेटेड में चेंज कर दिया। जब उसने अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज किया तो वो एक स्टेबल हो गया। अब इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस क्या होती है ये सुन लें, क्योंकि पढ़ने से पहले मैंने कहा था इन बातों का पता होना चाहिए चैप्टर से पहले। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, लेकिन ये है कि हाँ इसका पता होगा फिर चैप्टर सारा का सारा ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो बात पे इन दोनों का जिक्र करता होता है। इंट्रावास्कुलर वो एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है, कि होता क्या इस वजह से इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस। ठीक है, इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस में हमने ये बात पढ़ी थी, ये ब्लड वेसल है और ये ब्लड वेसल के अंदर होगा, जारी बात है यहाँ होगी हिमोलिसिस आपकी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस की एक बात पढ़ लें, इसमें आपका हेप्टोग्लोबिन पड़ा होता है। इंट्रावेसल के अंदर आपका क्या पड़ा होता है, हेप्टोग्लोबिन। ठीक हो गया, जब आपका हेप्टोग्लोबिन पड़ा था अब होगा क्या, मेरे रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन हुई। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन हुई, वहाँ से हमारा निकला हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन ने आपके इस हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड करवा लेता है, क्योंकि वेसल के अंदर हो रही है और वेसल के अंदर कोई चीज़ नहीं पड़ी। ठीक है, आपके पास पड़ा हेप्टोग्लोबिन, और हेप्टोग्लोबिन ने आपके हीमोग्लोबिन के साथ ऐसे बाइंड करवा लेना होता है। जब हेप्टोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करवा लेता है तो आपके इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस हो जाती होती है। ठीक हो गया ना, बात सिंपल सी ये थी। लेकिन अब इसको जो एक्सप्लेन में है, इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होती इतनी है। ठीक है, हेप्टोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा था, बात खत्म। लेकिन हम इस तरह बनेंगे आगे हमारे पास। ठीक है, काजिस क्या होगी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि हेप्टोग्लोबिन थी ब्लड वेसल के अंदर एक नॉर्मल वैल्यू तक पड़ी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास पड़ी थी 100 माइक्रोमीटर क्यूब। ठीक है ना, मेरे पास हेप्टोग्लोबिन पड़ी थी एक नॉर्मल वैल्यू तक, लेकिन जो हीमोग्लोबिन थी वो मेरे पास आई जा रही थी। क्यों, क्योंकि रेड ब्लड सेल जितने ब्रेक होंगे उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन निकलेगा। हाँ, हीमोग्लोबिन आगे नहीं ब्रेक डाउन हो रहा। ठीक है, इंट्रावेसल के अंदर हमारे पास जो हीमोग्लोबिन था वो जितना ज़्यादा निकल रहा है, अब वो हीमोग्लोबिन आपके हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड करवाना था। ठीक है, हेप्टोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 100 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन थी वो आई जा रही थी आके वो वैल्यू अपनी तक चलेगी 200 तक। ठीक है,
300 भी हुई, 400 भी, लेकिन अभी मैं 200 तक अभी रोक के बात कर रहा हूँ, ठीक है। 200 हुई, अब मैं कहूँगा बॉन्ड कितने बन गए, हेप्टोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के 100 बॉन्ड बन गए, 100 बॉन्ड बन गए, और जो बाकी की थी 100 वो क्या फ्री रह गई, और क्या चीज़ फ्री रही, हीमोग्लोबिन आपका फ्री रह गया, ठीक है। अब ये बात होती है, अब जब आपका हीमोग्लोबिन फ्री रह गया, अब इसका क्या नुकसान होगा, जब ये आपकी ब्लड के साथ मिलेगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन नीमिया करवा देगा, ठीक है। जब ये आपके आयरन के साथ मिलेगा, यूरन के अंदर जाएगा तो वो करवाएगा हीमोग्लोबिन नूरिया करवा देगा, ठीक है। और जब यही वाला जो है वो आयरन के साथ मिलेगा, फिर क्या होगा, आयरन के साथ मिलेगा, ठीक है, यानी आयरन में ब्रेक डाउन होगी इसकी, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, तो करवा देगा हीमोसिडिनूरिया, ठीक है। ये डिसीज़ हम आगे वैसे पढ़ेंगे, लेकिन बताने का मकसद इस वजह से कि आपको पता हो कि होता क्या, एक होती है एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस, एक होती है इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस, ठीक है। अगर तो ब्लड वेसल के अंदर रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन हो रही है तो वो ऐसे होगी, ठीक है, लेकिन अगर ब्लड वेसल के बाहर हो रही है तो ऐसी होगी, लेकिन जो ब्लड वेसल के अंदर हो रही है इंट्रावेस्कुलर, तो फिर हम इस तरह होगी, हेप्टोग्लोबिन के साथ वो बाइंड करवाएगा होगा, ठीक है। यहाँ मैंने हीमोग्लोबिन लिख दिया, ये हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड करवाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसके बाद जो हम चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, हमें पढ़ने से पहले एक और बात का पता होना चाहिए, लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स का, ठीक है। मैं चैप्टर को इस वजह से थोड़ा सा ले रहा हूँ क्योंकि चैप्टर ज़रा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इस वजह से हम लेबॉरेटरी टेक्निक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। लेबॉरेटरी टेक्निक्स में जिन 4 बातों का पता होना चाहिए वो अभी पता कर लें, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में वो बार बार कभी कहेगा आपका ये चीज़ ज़्यादा है, कम है ज़्यादा है, क्योंकि डॉक्टर ने लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स पढ़नी होती हैं, ठीक है। जब हमें ये बात पता लगती है कि हम खुद ब खुद अपने लिहाज से हम लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम पहली बात क्या करेंगे, पहली बात हमारे पास होता है फेरेटिन, ठीक है, ये चाहे साइड पे लिख लें, ठीक है, बुक की साइड पे, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद ये जो हीमोलाइसिस पढ़ा ये भी कहीं लिख लें, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, और ये वाली जो लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स भी है ये भी बुक में नहीं लिखी हुई। अच्छा, फेरेटिन होता है, दूसरी बात हमारे पास होता है ट्रांसफेरिन होता है, ठीक हो गया। तीसरा हमारे पास होता है सीरम आयरन, ठीक है। चौथा हमारे पास होता है सेचुरेशन। इन 3-4 बातों का हम अभी डिटेल से कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, जो है ना फेरेटिन की ये बात याद रखनी है कि फेरेटिन हमेशा आपके आयरन के साथ बाइंड करता होता है, आयरन और फेरेटिन बाइंड हो गए, यानी फेरेटिन ने हमेशा आयरन के साथ बाइंड करना होता है, ट्रांसफरिन ने भी हमेशा आयरन के साथ बाइंड करना होता है। अच्छा, इसका तरीका क्या याद रखने का, Fe है और Fe को कहते हैं आयरन, ट्रांसफरिन में Fe है, इसको कहते हैं आयरन, ठीक है। फेरेटिन था, इसने आयरन के साथ बाइंड करना। हम थोड़ी देर तक ही हम ये बात पढ़ते हैं कि फेरेटिन कैसे बाइंड करती है, ठीक है, कैसे बाइंड करेगी और कैसे जाएगी, ठीक है, और ट्रांसफरिन भी कैसे बाइंड करेगी, ठीक है। फेरेटिन ने आयरन के साथ बाइंड करना होता है और ट्रांसफरिन ने भी आयरन के साथ बाइंड होता है। सीरम आयरन क्या होती है, सीरम आयरन हमारे पास होती है कि आयरन इन ब्लड, जब वो आयरन आपकी ब्लड में हो जाएगी तो आप उसको सीरम आयरन का नाम देते होते हो। अब सेचुरेशन क्या होती है, सेचुरेशन होती है हमारे पास जब ट्रांसफरिन हमारी आयरन के साथ बाइंड कर जाती है तो आप इसको सेचुरेशन का नाम देते हो। ये वाली बात जो थी ना, ये भी पता होनी चाहिए, यानी ये वाली देखें, ये ट्रांसफरिन थी, जब ये आयरन के साथ बाइंड करती है तो आप उन दोनों को कहते हैं क्या, आप उन दोनों को कहते हैं सेचुरेशन है हमारी, ठीक हो गया ना। अच्छा, लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स थी, लेकिन अब इसका जो है वो रिलेशन भी पढ़ लेते हैं, रिलेशन क्या होता है। अच्छा, जो बात क्योंकि लिखनी है हमने लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स ना, हमें पता लग जाएगा। फेरेटिन इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसफरिन। अच्छा, वो बुक में ना ट्रांसफरिन का नहीं जिक्र करेगा, ठीक है, वो एक बात लिखता है, क्योंकि हम भी वही बात लिखेंगे, होता है ट्रांसफरिन है, लेकिन होता है क्या, ट्रांसफरिन बाइंडिंग कन्वर्टेज, TIBC का वो नाम देता होता है, ठीक हो गया ना। टोटल इनिशियल बाइंडिंग कन्वर्टेज होता है, TIBC होता है, ठीक है ना। फेरेटिन इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अच्छा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी में आप ट्रांसफरिन को ही पढ़ते होते हो, ठीक है ना। अच्छा, पहली बात हमारे पास क्या है, फेरेटिन इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, अच्छा इधर आप ट्रांसफरिन भी लिख लो ना, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए, और सीरम आयरन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सैचुरेशन, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सैचुरेशन। अब मैं एक बात लिखता हूँ, एक लेबॉरेटरी रिपोर्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मेरे पास थी फेरेटिन, ठीक है, फेरेटिन है मेरे पास ज़्यादा, तो TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होगी वो हमारे पास होगी, मेरे पास होगी कम, ठीक हो गया ना। उसके बाद जो सीरम आयरन होगा, ठीक है, ज़्यादातर ये बात मैं आपको बता दूँ, जो सीरम आयरन है ना वो फेरेटिन की तरफ देख के, जो फेरेटिन होता है वो सीरम आयरन होता है, ठीक है। फेरेटिन की तरफ देख के ही हम सीरम आयरन का अंदाज़ा लगा लेते होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं, अच्छा अगर तो वो दे अलहदा,
क्योंकि इन दोनों ये दो अलहदा चीज़ें हैं और हमारे पास सीरम आयरन और सेचुरेशन है अलहदा चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है अगर वो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फेरेटिन देता है और कहता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी निकालो, ठीक है, उसके बाद सीरम आयरन निकालो, उसके बाद सेचुरेशन निकालो, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फेरेटिन उसने दे दी है, फेरेटिन उसने कहा ज़्यादा है, ठीक है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम है, अब मैं सीरम आयरन को फेरेटिन जो हो रहा होगा मैं वही लगा दूंगा और सेचुरेशन तो वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मैं ये कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन के अंदर फेरेटिन अलहदा से देता है कि फेरेटिन आपकी डिक्रीज है, लेकिन वो बता देता है कि जो आपकी सीरम आयरन है वो आपकी है ज़्यादा, ठीक है, फिर ये दो अलग अलग रिपोर्ट्स बनेगी। फेरेटिन की कैसी बनेगी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा गया और सीरम आयरन थी और उसको दे के हमने कहा जो सेचुरेशन है वो भी गई हमारी गई ज़्यादा, दो रिपोर्ट्स बन गई, ठीक है। मैं अब ये बात रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। हमने कहा था फेरेटिन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है, और सीरम आयरन जो है वो हम इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेचुरेशन, ठीक है। ये दो रिपोर्ट्स अलग अलग बन सकती हैं, ठीक है। अब एक पेशेंट आया, अब पेशेंट होगा 30 years ओल्ड बॉय कम टू यू एंड ही हैज़ अ लेबोरेटरी रिपोर्ट हिस्ट्री ऑफ द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फेरेटिन, ठीक है। आपकी जो फेरेटिन का जो वैल्यू था वो हुआ इंक्रीज, ठीक है। अब मैं कहूँगा लेबोरेटरी रिपोर्ट में, ठीक है, फेरेटिन का वैल्यू हुआ इंक्रीज, मैं कहूँगा उसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट में मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा TIBC है कम, ठीक हो गया। अच्छा, अगर तो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के अंदर सीरम आयरन दिया है तो उसको देख के हम सेचुरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लेबोरेटरी रिपोर्ट्स में उसने सीरम आयरन नहीं दिया, फिर हम क्या करेंगे, हम फिर सीरम आयरन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे फेरेटिन के साथ, सीरम आयरन इंक्रीज कर गया, आपका सेचुरेशन भी जो हो गया वो इंक्रीज कर गया, ठीक हो गया ना। वैसे ये दोनों हैं रिलेशन में, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन ठीक है अगर वो नहीं देता आपको सीरम आयरन और हमें सीरम आयरन निकालनी है, उसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट में उसने कहा सीरम आयरन बताओ क्या है, फिर हम फेरेटिन की तरफ देखेंगे, ठीक हो गया ना। अच्छा, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स का पता लग गया। लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के बाद अब जो होगी वो हम मेन चीज़ की तरफ आते हैं कि अनीमिया आगे डिवीजन कितनी होती है। अनीमिया का तो पता लग गया, अनीमिया क्या होता है, अनीमिया हमारे पास होता है रेड ब्लड सेल्स की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी और हेमाटोक्रिट की कमी, तीन की कमी होती है, ठीक है। अब हेमाटोक्रिट क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी इन ब्लड, ठीक है, और हीमोग्लोबिन क्या थी, हीमोग्लोबिन हमारे पास थी वो ऑक्सीजन, ठीक है, सो टू रेड ब्लड सेल्स का पता। अच्छा, इससे ना इसको आपके पास ना तीन में डिवीजन्स कर रहे होते हैं अनीमिया को। पहली डिवीजन होती है इसके माइक्रोसिटिक अनीमिया, दूसरी होती है हमारे पास नॉर्मोसिटिक अनीमिया और तीसरी होती है हमारे पास मैक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ना जो हमारे पास रिपोर्ट्स होती है ना उसको हम डिवीजन्स कैसे करते हैं। हमारे पास एक होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV, ठीक है। नॉर्मल जो MCV होता है ना एक पेशेंट में जिसको अनीमिया नहीं है उसका 80 to 100 होगा, 80 to 100 माइक्रोमीटर क्यूब होगा जिसको अनीमिया नहीं है, नॉर्मल पेशेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन पेशेंट नहीं, नॉर्मल बंदे की बात करें, इंसान की बात करें, इसका MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम ये होता है रेड ब्लड सेल्स की तादाद को, जो जब हम रेड ब्लड सेल्स को किसी पूल के अंदर रखते हैं ऐसे, ठीक है, उसका जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम 80 to 100 आएगा, मतलब आप बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। हाँ, कोई और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो हम पढ़ते हैं अभी, ठीक है। अब MCV की बात करें 80 to 100 होगा। माइक्रोसिटिक अनीमिया में क्या केस होगा, माइक्रोसिटिक अनीमिया में यही जो आपका MCV है ये लेस देन 80 चला जाएगा, ठीक हो गया। मैक्रोसिटिक अनीमिया में यही जो आपका MCV ये 100 से ऊपर चला जाएगा, 100 माइक्रोमीटर क्यूब तक चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मोसिटिक में क्या होगा, नॉर्मोसिटिक के अंदर आपका 80 to 100 ही रहेगा, क्योंकि नॉर्मल से ही अंदाज़ा लग रहा है कि आपका 80 to 100 रहेगा। लेकिन मसला क्या होगा, मसला क्या होगा इसमें, जब अब आप ही सोचें, जब मेरे पास अनीमिया वाला पेशेंट है या कोई भी, या हमारे पास अनीमिया वाला पेशेंट, ठीक है, अनीमिया वाला पेशेंट आता है, उसका मैंने सबसे पहले क्या चेक करना है, MCV। जब मैंने उसका वैसे ही मेरे पास पेशेंट है, मुझे नहीं पता अनीमिया वाला पेशेंट है, मैंने उसका सबसे पहले करना है MCV चेक, ठीक है। मैंने जब उसका देखा MCV है लेस देन 80 तो मैंने कुछ नहीं करना, मैंने डायरेक्ट उसके केस में लिख देना है माइक्रोसिटिक अनीमिया वाले पेशेंट हो आप, ठीक है। अब मेरे पास कोई भी आता है, ठीक है, उसका ग्रेटर देन 100 माइक्रोमीटर क्यूब, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ लिख देना भाईजान आप मैक्रोसिटिक अनीमिया का पेशेंट हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पेशेंट आता है जिसका MCV निकला 80 to 100 है, फिर आप उसको कैसे कहोगे उसको अनीमिया है, फिर हम अब उसका MCV निकला 80 to 100 माइक्रोमीटर क्यूब, ठीक है, लेकिन उसको देख के क्या लग रहा है, उसको देख के लग रहा है कि हाँ इसको मसला हो सकता है अनीमिया का, ठीक है, उसकी बाकी रिपोर्ट्स बता रहे हैं अनीमिया का पेशेंट है। फिर हम उस पेशेंट को कहते हैं जनाब अपना रेटिकुलोसाइट काउंट निकलवा के लाओ, रेटिकुलोसाइट काउंट निकलवा के आओ, ठीक है। हम बाकी को क्यों नहीं कहते, हाँ बाकी को कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, बाकी को कह दो,
ठीक है। लेकिन हम इसके लिए हम क्यों कहते हैं ज़रूरी है, हम इसके लिए कहते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा कि वो किस अनीमिया का पेशेंट है और है भी अनीमिया की कोई नहीं। हाँ, अगर उसका एमसीवी ठीक है 80-100 और रेटिकुलोसाइट काउंट भी उसका ठीक निकलता है, ठीक है, रेटिकुलोसाइट काउंट होता है कि यंग रेड ब्लड सेल्स का काउंट को आप रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं, ठीक है, यंग आरबीसीज को। अच्छा, रेटिकुलोसाइट काउंट भी उसका निकलता है ठीक, ठीक है। तो फिर हम उसको कहेंगे जनाब साहब आपको कोई एनीमिया वाले पेशेंट नहीं हो, आप जाके घर बैठो, ठीक है। लेकिन अगर उसका एमसीवी तो ठीक नहीं कर रहा है और रेटिकुलोसाइट में आ रही है खराबी, ठीक है, फिर हम उसको कहेंगे जनाब आप है हो नॉर्मल सिटी एनीमिया के पेशेंट। रेटिकुलोसाइट काउंट निकालते कैसे, ये अपनी बुक में थोड़ा सा लिख लेंगे क्योंकि बुक में नहीं लिखा हुआ। रेटिकुलोसाइट काउंट निकालते कैसे हैं, रेटिकुलोसाइट मल्टीप्लाई बाय आप करते हैं हेमाटोक्रिट के साथ और डिवाइड करते हैं 45 के साथ। ये रेटिकुलोसाइट काउंट निकालने का तरीका होता है, ठीक है ना। इसको जब ये इसको आप कहते हो करेक्टेड काउंट ऑफ आरबीसीज, ठीक है। जब आप रेड ब्लड सेल्स की कैसे आप इमेच्योर आरबीसी को पकड़ो, यंग आरबीसी थे ना, यंग आरबीसी को हेमाटो के साथ मल्टीप्लाई कर डिवाइड बाय 45 करो, ठीक है। तो आपका ये आपका जो काउंट है रेटिकुलोसाइट काउंट, ठीक है, इसको आप करेक्टेड काउंट भी कहते हैं, दूसरा नाम करेक्टेड काउंट है, ठीक है। आप ये कहोगे वो निकला है, ठीक है। अब आप उसको सही तरह रिकॉग्नाइज कर लो कि जनाब हाँ अब आप अनीमिया पेशेंट हो सकते हो, ठीक है। अब पता लग गया ना। अब मैं एक क्वेश्चन इसमें करता हूँ कि अ पेशेंट ऑफ द 30 years old boy 30 years old man come to you and he has a history of the MCV greater than the 100 micrometer cube. So what do you diagnose that this patient? तो सीधी सी बात 100 माइक्रोमीटर क्यूब है, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम कि वो माइक्रोसिटिक अनीमिया का पेशेंट है, मैक्रोसिटिक अनीमिया का पेशेंट है, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे a patient of the 15 years old boy come to you and he has a history of the MCV is normal 80 to 100 micrometer cube but his reticulocyte count is decreased. वो हम आगे करेंगे कि किस तरह हो तो किस तरह बनता होता, ठीक है। फिर हम कहेंगे आप नॉर्मोसिटिक अनीमिया के पेशेंट, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब आगे इसके बाद जो हमने बातें काफ़ी देख ली। हमने पहले देखा कि होता है कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते गया, उसके बाद एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस, फिर हमने इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस के बाद हमने लेबोरेटरी रिपोर्ट्स देखी जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लिखने के लिए इंपॉर्टेंट काफ़ी हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास रिलेशंस क्या होता है इनका। उसके बाद हमने अब मेन टॉपिक पे आए थे अनीमिया। 3 डिवीजन होती है, माइक्रोसिटिक अनीमिया, नॉर्मोसिटिक अनीमिया एंड मैक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे पहले जो स्टार्ट हम करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माइक्रोसिटिक अनीमिया क्या होता है। माइक्रोसिटिक अनीमिया क्या होता है, ठीक है। अनीमिया का तो हमें पता है क्या है, रेड ब्लड सेल्स की कमी, ठीक है, हेमाटोक्रिट की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है। माइक्रोसिटिक अनीमिया का है, हम पहली रिपोर्ट्स में उसके लिखेंगे MCV इज लेस देन 80 माइक्रोमीटर क्यूब। जो बात शीशे की तरह साफ है और हमें पता है कि क्या होना चाहिए, ठीक हो गया। अब हम आगे करेंगे, ठीक है। आगे जो हम करेंगे कि माइक्रोसिटिक अनीमिया आगे आपके पास डिवीजन कैसे होती हैं ये आपको मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन हुई थी, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन में अंदर से हीमोग्लोबिन निकला, हीमोग्लोबिन आ गया हमारे पास, डिवाइड हो रहा था हीम के अंदर और ग्लोबिन के अंदर। हीम आ गया हमारे पास, डिवाइड हो रहा था आयरन के अंदर और प्रोटोपोरफायरिन के अंदर, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब जो है ना मैं आपको इस रिपोर्ट से अभी ना एक बात का अंदाज़ा अभी आपको खुद ही लग जाएगा। आयरन की कमी हुई मेरी बॉडी में, आयरन की हुई बॉडी में कमी, हीम बनेगा चाहे प्रोटोपोरफायरिन जितना मर्जी ज़्यादा है। अच्छा, एक बात का अंदाज़ा लगा, एक बात मैं आपको बता दूं, बुक के अंदर ना एक कंफ्यूजिंग पॉइंट हमेशा होता है, क्या है, आयरन की कमी है ना, वो कहेगा अरे आपके पास प्रोटोपोरफायरिन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि प्रोटोपोरफायरिन तो आई जा रहा है एक जगह से, आई जा रहा है एक जगह से, फ्री प्रोटोपोरफायरिन आपका जो है प्रोटोपोरफायरिन वो आई जा रहा है, लेकिन आयरन की कमी है, हीम जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि आयरन और प्रोटोपोरफायरिन मिले तो हीम बना, ठीक है। उसने आगे हीमोग्लोबिन बनाया, उसने आगे रेड ब्लड सेल्स बनाए, ठीक है। अच्छा, आयरन की कमी है मेरे पास तो हीम मेरे पास नहीं बनेगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन भी होगा वो मेरे पास नहीं कम, लेकिन आयरन की कमी है, या तो कम बनेगा या नहीं बनेगा, या कम बनेगा नहीं बनेगा। रेड ब्लड सेल्स भी जो हमारे पास मेरे पास जो होंगे वो नहीं बनेंगे, ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर ये वाली सूरत हाल थी, आयरन की डेफिशिएंसी हुई, हीम नहीं बना, हीमोग्लोबिन नहीं बना, रेड ब्लड सेल्स नहीं बने, इसको आपको कहिए हम माइक्रोसिटिक अनीमिया वाला पेशेंट, ठीक है। माइक्रोसिटिक अनीमिया में आपके पास 2 चीज़ें देख रहे हो, ठीक है। अगर तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ इस बात की, ठीक है, ताकि बहुत इजी हो जाए। अगर तो आप हो आयरन की कमी बॉडी में, या आयरन की कमी हो, या प्रोटोपोरफायरिन की कमी हो, ठीक है। उसके बाद या आपके पास कमी हो ग्लोबिन की,
आप इसको कहोगे जनाब ये है माइक्रोसिटिक अनीमिया वाला पेशेंट, ठीक है। लेकिन कहेंगे क्या, अगर आयरन की कमी है तो हम इसको नाम देते होते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है। अगर प्रोटोपोरफायरिन की कमी है तो हम नाम देते हैं सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक हो गया। और अगर ग्लोबिन की कमी है तो हम इसको कहेंगे थैलासीमिया। ये भी बात नोट कर लें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक हो गया ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पे। कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हम अब स्टार्ट करते होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अच्छा, अब हम जो है ना आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में हम पढ़ें कि क्या आयरन की कमी हुई। अब हम सिंपल लेबोरेटरी रिपोर्ट्स करें क्योंकि हम मेन पर आए हैं, ठीक है। आयरन की कमी हुई, जो होगा हीम नहीं बना, हीमोग्लोबिन नहीं बना, रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी। अब इसको कहेंगे या माइक्रोसिटिक अनीमिया। और माइक्रोसिटिक अनीमिया का कौन सा पार्ट, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, माइक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब एक बात हम नॉर्मली पढ़ते हैं पहले कि हमारा जो है ना नॉर्मल आयरन कैसे जाता है बॉडी में और किस तरह हमारे पास ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक हो गया ना। ये सुन लें आप। अच्छा, जो नॉर्मल बॉडी में हमारा ऐसा होता है कि हमारे पास ये है इसोफेगस, इसके बाद ये है स्टमिक, स्टमिक के बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ये होती थी। अभी मैं इतनी बना रहा हूँ, ठीक है। स्टमिक में पड़ा है आयरन, ठीक है। हम कुछ ले रहे हैं आयरन, हम आउटसाइड आयरन ले रहे हैं, ठीक है। वो आयरन पड़ा हुआ है, वो आयरन स्टमिक के बाद जाता है ड्यूडिनम के अंदर। ड्यूडिनम के पास आपके इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं इसको कहते हैं एंटेरोसाइट्स, ठीक हो गया ना। यही जो आयरन होता है ये ड्यूडिनम में जाता है, ड्यूडिनम के बाद ये एंटेरोसाइट में इस तरह चल जाता है, ठीक है। एंटेरोसाइट से फिर जाता है आपके ब्लड में, ब्लड से जाता है लिवर में। इसको हम दूसरे ग्राफिकल करते हैं। अच्छा, जो मेरे पास था पहले, हमारे पास होता है स्टमिक में आयरन, स्टमिक के बाद जाता है ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम के बाद जाता है एंटेरोसाइट में, एंटेरोसाइट के बाद जाता है ब्लड में, और ब्लड के पास बाद जाता होता है लिवर के अंदर या फिर बोन मैरो के अंदर। अच्छा, अब ये जाता किस बात पे, तो ये भी पता होना चाहिए ना। अच्छा, आयरन के पास गया, ठीक है। आयरन के पास आयरन गया हमारे पास ड्यूडिनम के पास, ठीक है। यहाँ था आयरन, ड्यूडिनम में पड़ा हुआ था, ठीक है। एंटेरोसाइट आपके जो इंटेस्टाइन के सेल्स थे उसने आयरन को ऐसे अकोमुलेट किया, आयरन को पकड़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या, एंटेरोसाइट से हमारे पास है फेरेटिन, जिसको आप कहते हो या फेरोपोर्टिन भी कह दो, ठीक है। जो फेरेटिन होता है वो इस आयरन को एंटेरोसाइट से पकड़ता है, यानी फेरेटिन आपके इस ही आयरन को पहले होता है एंटेरोसाइट में जाके बाइंड होता है किसके साथ, आयरन के साथ, और ब्लड में आके उसको छोड़ देता है। यानी आयरन लेता है एंटेरोसाइट से ब्लड तक। उसके बाद जो ब्लड से आगे क्या होता है, ब्लड से आगे जो लेके जाने वाला होता है वो होता है ट्रांसफरिन। सिंपल मीन में क्या, सिंपल मीन में बात ये आती है कि जो फेरेटिन होता है वो पहले आयरन के साथ बाइंड करता है, किस में, हमारे पास एंटेरोसाइट के अंदर, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफरिन ब्लड के अंदर आयरन के साथ बाइंड होकर ब्लड से आपके लिवर में जाता होता है। अच्छा, ये करवा क्यों रहा है, क्यों इस तरह पाथवे के थ्रू आयरन जा रहा है। पहले आयरन एंटेरोसाइट में जाता है, एंटेरोसाइट से फेरेटिन पकड़ता है उसको, ठीक है, और ब्लड तक भेज देता है, ठीक है। फिर बाद में ट्रांसफरिन पकड़ता है किसको, आयरन को, और उसके बाद आपके लिवर या फिर बोन मैरो में भेज देता है। ये करता क्यों है ऐसा, कोई पता तो होना कोई ऐसा। हमारे पास ना ये वाली जो आयरन होती है ना Fe2+ वाली आयरन, इसको बचाने के लिए, अदरवाइज ये वाली आयरन आपकी Fe3+ में चेंज हो जाएगी। जब ये वाली आयरन Fe3+ में चेंज होगी ना, फिर हमें पता है क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं, ठीक है। फिर हमें एक्सप्लेनेशन से पता है कि कॉम्प्लिकेशन फिर क्या आएगी कि अगर Fe3+ वाली आयरन बन गई, ठीक है। और होता क्या, इसको वो कहता होता है कि प्रिवेंट करता है हमारे पास ताकि फ्री रेडिकल बनने से, ठीक है ना। जब आपकी जो Fe2+ वाली आयरन होगी वो Fe3+ में चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो फिर हमें मसले बनेंगे। बुक में वो फेंटोन रिएक्शन का नाम देता होता है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, पहले हमारे पास ये आयरन हमारे पास पहले थी स्टमिक से गई ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम से गई एंटेरोसाइट में, इंटेस्टाइन के सेल्स में, ठीक है। जैसे ब्लड वेसल के सेल को एंडोथीलियल कहते हैं ना, वैसे इंटेस्टाइन को एंटोसाइट कहते हैं। अब एंट्रोसाइट से फेरेटिन ने आयरन पकड़ी और ब्लड में भेज दी। उसके बाद ट्रांसफरिन आया, ट्रांसफरिन ने ब्लड से आयरन पकड़ी और लिवर में भेज दी, ठीक है। अब वो वाला जो बाइंडिंग वाला कंसेप्ट था, शुरू वाला जो मैंने कहा था कि हम बाद में बात डिस्कस करेंगे, वो ये है कि फेरेटिन ने पहले एंटेरोसाइट में जाके आयरन के साथ बाइंडिंग की, उसके बाद ब्लड में आके छोड़ दी। फिर ट्रांसफरिन आया, ट्रांसफरिन ने बाइंडिंग की और आके छोड़ दी, ठीक हो गया ना। ये हमारे पास है नॉर्मल मैकेनिज्म
ठीक है, किसका, आयरन का। उसके बाद जो हम ये बात कर रहे हैं कि आयरन के जो इसकी मेन बात है वो यही है कि आयरन नहीं बनी। जब आपकी आयरन नहीं बनी तो हीम नहीं बना, हीमोग्लोबिन नहीं बना, रेड ब्लड सेल जो होंगे वो नहीं बने, आप होगे माइक्रोसिटिक अनीमिया के पेशेंट, माइक्रोसिटिक अनीमिया के पेशेंट हो गए। ठीक हो गया ना। अच्छा, उसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें जिसमें मेन बात है ना वो इस तरह है, हम ये बात देख रहे हैं कि इसमें काजेज कौन कौन से होते हैं, इन द माइक्रोसिटिक अनीमिया में काजेज कौन कौन से होंगे। ठीक हो गया ना। माइक्रोसिटिक अनीमिया में पहली बात, इन्फेंट्स के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, ठीक है, आप आयरन की भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है इस वक्त और उसको खुराक जो होगी वो उसी मिल्क के थ्रू मिल रही है। ठीक है, जो हमारा मिल्क होगा वुमेन का, उसके अंदर जो होगी वो आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से हमारी जो इन्फांट्स में उसमें भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो होता है चिल्ड्रंस के अंदर पुअर डाइट होने की वजह से, ठीक है, खाना सही नहीं खाया उस वजह से हो सकती है आयरन की डेफिशिएंसी। एडल्ट्स में, ठीक है, एडल्ट्स के अंदर क्या होगा, 20 से 50 ईयर्स ओल्ड वुमेन मेंस में या वुमेन्स में क्या होगा, हमारे पास पेप्टिक अल्सर हो सकता है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक हो गया ना। उसके बाद फीमेल्स में आपको मेनोर्गिया हो सकता है, ठीक है, मेनोर्गिया हो सकता है। उसके बाद पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है, इस बात का पता है, मेंस्ट्रुएशन के साथ ब्लड ज़्यादा आना, ठीक है, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, पेप्टिक रीजन में सारा का सारा आपके अल्सर बन जाना, ठीक है, उसको आप कहेंगे। अच्छा, उसके बाद ना हम थोड़ा बुक से देखते हैं, ठीक है, कि बुक में क्या है। अच्छा, ये देखें, इसमें हमारे पास हम ये देखते हैं कि ये बात देखें अब कि हमारे पास होगा क्या, इन्फांट्स में, चिल्ड्रंस में, एडल्ट्स में, ठीक है। उसके बाद ये जो होते हैं हमारे पास बैक्टीरिया, ठीक है, इनकी वजह से हो सकता है, ठीक है, नेक्टा अमेरिकनस और ऑस्ट्रेलिया ड्यूनाले की वजह से। उसके बाद ये लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स देखें जो मैंने पहले बताई है, ठीक है, अब ये खुद लिखेंगे आप, फेरेटिन डिक्रीज़ हुआ, जब ये आपका फेरेटिन डिक्रीज़ हुआ, ट्रांसफरिंग बाइंडिंग भरा ज़्यादा हुआ, ठीक है, सीरम आयरन के कम होने की वजह से सैचुरेशन भी कम हुई, ठीक है, ये वही बात है। ठीक है, इसमें जो बातें बुक में नहीं थी लिखी वो भी मैंने आपको बता दी, और बातें बुक में लिखी है वो भी मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, फेरेटिन कम हुआ, ट्रांसफरिंग बाइंडिंग एंजाइम ज़्यादा हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या किया था, इसमें उसने सीरम आयरन के साथ लिंक किया, सीरम आयरन और फेरेटिन एक काम है, ठीक है, उसके बाद सैचुरेशन भी कम गया हुआ। अच्छा, एक बात इसने लिखी है कि जो प्रोटोपोरफायरिन है वो है ज़्यादा, और मैंने ये बात बताई भी है कि आयरन की डेफिशिएंसी होने का मतलब ये नहीं है कि प्रोटोपोरफायरिन की भी डेफिशिएंसी हुई है। आयरन और प्रोटोपोरफायरिन मिलके हीम बनाते होते हैं, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी में प्रोटोपोरफायरिन है ज़्यादा, ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन और आयरन मिलेगा तो हीम बनाएंगे ना, ठीक है। लेकिन अगर प्रोटोपोरफायरिन ज़्यादा आयरन नहीं मिल रहा तो वो हीम नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, तो माइक्रोसिटिक अनीमिया वाले पेशेंट हो, ठीक है। उसके बाद जो इधर मेन बात है, प्लमर विंसन सिंड्रोम क्या होता है। प्लमर विंसन सिंड्रोम की हमने यहाँ जो है ना वो 3 बातें लिख लें। प्लमर विंसन सिंड्रोम में क्या होता है, ठीक है। पहली बात इसमें होता है डिस्फेगिया, आपके इसोफेगस के अंदर मसला हो सकता है, ठीक है ना, डिस्फेगिया होता है, ठीक है, इसोफेगस के अंदर जो, ठीक है, डिस्फेगिया में हमारे पास जो होता है ना वो इसोफेगस के अंदर इशू होता है, ठीक है, जिसकी वजह से फूड इनगल्फ में जो होती है वो सही नहीं हो पाती है। उसके बाद ग्लोसाइटस, ठीक है, ग्लोसाइटस में जो हमारे पास टंग होती है वो इनलार्ज हो जाती है, बीफी रेड टंग हो जाती होती है, ठीक है। उसके बाद अनीमिया। 3 बातें हम प्लमर विंसन सिंड्रोम में पढ़ते हैं, एक डिस्फेगिया हो गया, एक ग्लोसाइटस हो गया और एक अनीमिक पेशेंट है, ठीक है, इसको आप ये बात कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारे बात है अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिसीज़ क्या होता है, ये भी मैं आपको यहाँ से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिसीज में हमारे पास जो है वो आपकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन या आपकी थोड़ी आ जाती होती है। हम दूसरे पेज में जाते हैं। अच्छा, अब ये देखें अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिसीज जो हम बात कर रहे थे ना, हमने बुक से भी देखा अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिसीज, ठीक है, सेकंड टॉपिक। अच्छा, उसमें क्या होता है, पहली तो बात ये है कि माइक्रोसिटिक अनीमिया की ही टाइप है अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिसीज, ठीक है। इसमें होता क्या है सुन लें, हमारे पास जो है ना रेड ब्लड सेल्स वो भी एबनॉर्मल बन रहे होते हैं, ठीक है। वो कैसे एबनॉर्मल बन रहे होते हैं, ठीक है, हमारे पास स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन हो गया, लिफ नोड हो गया, बोन लिवर हो गया, लिफ नोड हो गया, बोन मैरो हो गया, ठीक है। उसने हमारे पास ना उसके अंदर रेड ब्लड सेल की कमी होगी, उसने किडनी को मैसेज भेजा, ठीक है। ये जब किडनी को मैसेज किया उसने आगे एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करवाया, ठीक है। ये हमने 4th चैप्टर में भी थोड़ी बात पढ़ी थी इसके बारे में। एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस किया, जब एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस किया तो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन थी वो होगी ज़्यादा, लेकिन एबनॉर्मल होगी, क्योंकि 120 डेज़ के अंदर नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन रेड ब्लड सेल्स की जब एबनॉर्मल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो फिर ये हमारे अंदर इशू काफ़ी बनने लग गए। जब आपके रेड ब्लड सेल्स की एबनॉर्मल प्रोडक्शन होगी, अब क्या हुआ, मैक्रोफेज आएगा, ठीक है, वो उसको खा जाएगा, मैक्रोफेज आके उस एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल को खा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आयरन का भी यही सीन है। हमारे लिवर के होता है हेप्सिडीन, लिवर के अंदर हमारे पास होता है हेप्सिडीन, ये भी बात याद रखनी है, ठीक है, जिसने आपके आयरन के सिक्वेस्टर जिसको नाम देता है, यानी आयरन को प्रोड्यूस्ड करना, ठीक है, आयरन के साथ बाइंड करना, प्रोड्यूस करना, हेप्सिडीन होता है, ठीक है। अब होगा क्या, जब आयरन बॉडी के अंदर होगी कम,
ठीक है। जब हमने पढ़ा अनीमिक पेशेंट है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, आयरन होगी बॉडी के अंदर कम, ठीक है। अब हम इसमें क्या होगा, जब आयरन बॉडी के अंदर हो जाएगी कम तो फिर एबनॉर्मल आयरन हेप्सिडीन जो होगा वो एबनॉर्मल आयरन बनाना स्टार्ट कर देगा और मैक्रोफेज आएगा वो उसको भी खा जाएगा, ठीक। मैंने जो आपको मैकेनिज्म बता दिया, ठीक। एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिसीज का क्या है, रेड ब्लड सेल्स एबनॉर्मल बनेंगे, मैक्रोफेज आएगा उसको ईट कर देगा, ऑप्सनाइज करवा देगा या फैगोसाइटोस करवा देगा, ठीक है। आयरन एबनॉर्मल बनेगा, हेप्सिडीन बनाएगा, वो भी आके उसको फैगोसाइटोस करवा देगा, ऑप्सनाइज करवा देगा, ठीक है। अब इसकी जो मेन बात है लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स पे आता है कि लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स का क्या चक्कर है, ठीक है, क्योंकि लेबॉरेटरी रिपोर्ट हम पर क्या है हमें वो बात बताना चाहिए, ठीक है। अब लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स में क्या हुआ, हमारे पास जो आयरन थी, आयरन की होगी कमी, अवेलेबल आयरन कम है, हीम कम है, हीमोग्लोबिन कम है, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया का पेशेंट है, बस ये है कि वो क्रोनिक पेशेंट है, बस और कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें क्या फेरेटिन ज़्यादा है तो ट्रांसफेरिन बाइंडिंग कम है, ठीक है। ये इसने 2 रिपोर्ट लिखी अलग, उसने आयरन बता दी, सीरम आयरन कम है तो सैचुरेशन कम है, फेरेटिन ज़्यादा ट्रांसफेरिन कम है, सीरम आयरन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सैचुरेशन, वो भी कम है, ठीक है। और प्रोटोपोरफायरिन ज़्यादा है, ये बात मैंने आपको बार बार कही करने के लिए, ठीक है। जो प्रोटोपोरफायरिन होगी वो इस केस में हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि हम प्रोटोपोरफायरिन की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, इस वजह से प्रोटोपोरफायरिन की बात नहीं कर रहे, प्रोटोपोरफायरिन है उसमें। अच्छा, अब मेन टॉपिक पे आते हैं हम। अच्छा, हम जो है ना अब ये मेन टॉपिक पे आते हैं। हमने इससे पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, इसके पहले हमने पढ़ लिया जो हमने क्योंकि ये चैप्टर था लेंथी था इस वजह से स्टार्ट भी हमने ऐसे किया था, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ा क्या, हमने सबसे पहले पढ़ा रेड ब्लड सेल का डिसऑर्डर, एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होता क्या, इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होता क्या, ठीक है। उसके बाद लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स पढ़ी, थोड़ा रिलेशन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि नॉर्मस माइक्रोसिटिक नॉर्मोसिटिक मैक्रोसिटिक क्या होता है, एमसीवी क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ा। एक्सप्लेनेशन, अब हम एक की एक्सप्लेनेशन में जा रहे हैं। माइक्रोसिटिक एनीमिया की एक्सप्लेनेशन में गए तो उसमें सबसे पहले हमने आयरन डेफिशिएंसी की एक्सप्लेनेशन पढ़ी। आयरन डेफिशिएंसी की एक्सप्लेनेशन में हमने कहा कि एक होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एक होता है एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिसीज, इसमें दोनों का आयरन का होता है। लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स पढ़ ली, आयरन का नॉर्मल मैकेनिज्म पढ़ लिया जो हमने पढ़ा था, ये स्टमक से ड्यूडम में गया, फिर एंट्रोसाइट फिर ब्लड फिर लिवर में गया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि माइक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होता है, ठीक है, कासेस हमने पढ़े। उसके बाद हमने एक सिंड्रोम पढ़ा था जिसको हम कहते हैं प्लमर विंसेंट सिंड्रोम, जो कि इंपॉर्टेंट था, जिसमें आपका डिस्फैगिया होता है, एक एनीमिया होता है, ग्लासाइटिस होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इस टॉपिक से ना करने से पहले आपको थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी आना चाहिए, वो हम डिटेल वो हम पढ़ लेते हैं। अब होता है कि इसमें पहली बात हमारे पास होता है मिथाइल मेलोनिक एसिड, ठीक हो गया। मिथाइल मेलोनिक एसिड ने चेंज होना होता है हमारे पास सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। सुक्सिनाइल कोएंजाइम में चेंज होना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B6, ठीक हो गया ना, सॉरी विटामिन B12, ये लिख रहे हैं इधर, इसने चेंज होना होता है हमारे पास विटामिन B12। अच्छा, एक बात मैं बता दूं पहले से पहले, विटामिन B6 B9 और B12 एक तरह ही एक ही रिदम के अंदर काम कर रहे होते हैं। B6 को B12 भी कह देगा, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। किसी बुक्स में B6 लिखा होगा वो भी कोई बात नहीं, किसी बुक्स में B12 लिखा होगा वो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा, मिथाइल मेलोनिक एसिड आपका चेंज होगा सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए में इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 में। अच्छा, सुक्सिनाइल हमारे पास आगे हमारे पास चेंज होगा अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड में, ठीक हो गया ना। इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे पास चेंज होगा विटामिन B6 में, वो एक ही बात होगी, ठीक है। और जो मेन बात है इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड सिंथेटेज अलास की प्रेजेंस में, ठीक हो गया ना। अच्छा, उसके बाद क्या हमारे पास, उसके बाद हमारे पास यही अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड हमारे पास चेंज होगा प्रोफ्रोबलिनोजन में, ये बात थी इंपॉर्टेंट, इस वजह से मैं स्लो करवा रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास मिथाइल मेलोनिक एसिड चेंज हुआ सुक्सिनाइल में, सुक्सिनाइल आ गया हमारे पास चेंज हुआ अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड में, अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड हमारे पास हुआ प्रोफ्रोबलिनोजन में। अब प्रोफ्रोबलिनोजन में चेंज हुआ है हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रोफ्रोबलिनोजन में हमारे पास चेंज हुआ है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड डिहाइड्रेटेज, ठीक हो गया ना, डिहाइड्रेटेज एंजाइम अलर्ट कहते हैं। अच्छा, अब आगे बस प्रोफ्रोबलिनोजन हमारे पास चेंज हुआ है यूरोप्रोफ्रोबलिनोजन में, ठीक है। ये हमारे पास चेंज हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोफ्रोबलिनोजन डी अमाइनेज,
डी अमाइनेज, ठीक हो गया ना। मिथाइल मेलानिक एसिड चेंज हुआ सुक्सिनाइल में, सुक्सिनाइल चेंज हुआ अमाइनो लेवल यूनिक एसिड में, अमाइनो लेवल यूनिक एसिड आके हमारे पास हुआ प्रोफोरोबिलिनोजन में, प्रोफोरोबिलिनोजन हमारे पास चेंज हुआ यूरोप्रोफोबिलिनोजन में, ठीक है। अब यूरोप्रोफोलिनोजन आगे हमारे पास चेंज होता है कोप्रोफोरोबिलिनोजन में, कोप्रोफोबिलिनोजन में, ठीक है ना। यूरोप्रोफोबिलिनोजन हमारे पास चेंज होता है कोप्रोफोबिलिनोजन में, ठीक है। वो हमारे पास चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूरोप्रोफोबिलिनोजन डी कार्बो ऑक्सैलेज, ठीक हो गया ना। अच्छा, डी कार्बो ऑक्सैलेज कोप्रोफोबिलिनोजन में चेंज होगा, कोप्रोफोबिलिनोजन आगे हमारे पास चेंज होगा प्रोटोपोरफायरिन में, प्रोटोपोरफायरिन, ठीक हो गया। अब ये प्रोटोपोरफायरिन हमारी आयरन के साथ मिलेगा, अब आप इसको हीम कह सकते हैं, आयरन और प्रोटोपोरफायरिन मिला हीम कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, वो सुन लें। जब प्रोटोपोरफायरिन और आयरन मिलते हैं इसको कहते हैं फेरोचैलिटेज। जब हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन और आयरन मिलते हैं, एक तो हीम बन गया, ठीक है, और हीम का ही दूसरा नाम फेरोचैलिटेज है, ठीक है। किसी बुक्स के अंदर लिखा है कि ये एक अलग चीज़ है, आयरन और प्रोटोपोरफायरिन मिला फेरोचैलिटेज बनाते हैं, ठीक है, और आयरन और प्रोटोपोरफायरिन मिले हीम बनाते होते हैं। हमें हीम से गर्ज है, ठीक है, क्योंकि हीम बनेगी तो हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा तो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स बनेंगे। क्या हो गया? अच्छा, हमारी हो गई है अमाइनो लेवल यूनिक एसिड, इसकी हो गई है डेफिशिएंसी। अब जाते हैं यहाँ, अमाइनो AL AS की डेफिशिएंसी करवाएं, यहाँ आ जाए AL AS ये था हमारे पास, इसकी होगी डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। आगे हमारे पास अमाइनो लेवल यूनिक एसिड बनेगा, नहीं बनेगा। प्रोफोबिलिनोजन बनेगा, नहीं बनेगा। यूरोप्रोफोबिलिनोजन बनेगा, नहीं बनेगा। कोप्रोफोबिलिनोजन बनेगा, नहीं बनेगा। आगे हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन भी नहीं बनेगा, ठीक है ना, और प्रोटोपोरफायरिन की डेफिशिएंसी होगी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि प्रोटोपोरफायरिन की डेफिशिएंसी हो रही तो आयरन का केस है। मैं तो इस बात पे एक बात कहूंगा, अगर प्रोटोपोरफायरिन की डेफिशिएंसी होगी तो आयरन से हमें कोई लेना देना नहीं, इस वजह से आयरन है आपकी ज़्यादा, सीरम आयरन है या दूसरी आयरन है आपकी आयरन ज़्यादा, क्योंकि हमें लेना देना आपकी प्रोटोपोरफायरिन के साथ है, ठीक होगा ना। इसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट भी हम इस तरह लिखेंगे, देखिए हमारे पास फेरेटिन है हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा, ठीक है, आयरन है ज़्यादा, ठीक। उसके बाद TIBC कम है, वो इन्वर्स रिलेशन जो है, ठीक है। सीरम आयरन है हमारी बॉडी में ज़्यादा, क्योंकि हम आयरन को एज कम्पेयर टू ज़्यादा लेने, आयरन से हमें लेना देना ही नहीं है, ठीक है। सीरम है ज़्यादा तो हमारे पास जो सैचुरेशन होगी वो भी होगी ज़्यादा। अब इसमें 5 रिपोर्ट्स लूँगा, प्रोटोपोरफायरिन क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटोपोरफायरिन की हमारे पास इस वक्त डेफिशिएंसी चलती हुई है, ठीक है ना, हमें ये बात पता लग गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, हमारे पास ये बात पता लग गई, ठीक है। सिटोप्लास्टिक अनीमिया होता क्या, ठीक है, उसमें पेशेंट को करता क्या, प्रोटोपोरफायरिन की हुई कमी। जब आपकी प्रोटोपोरफायरिन की कमी हुई, आपका हीम नहीं बना, आपका हीमोग्लोबिन नहीं बना, रेड ब्लड सेल्स नहीं बने, माइक्रोसिटिक अनीमिया वाले पेशेंट हो, लेकिन कौन से हो, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया वाले, ठीक है ना। इसमें जो कॉजेज पड़ते हैं वो सुन लें, 3 काजेज पड़ते होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो हम 3 काजेज पड़ते होते हैं, ठीक है। पहली काज ALAS की कमी, ठीक है। उसके बाद ALAD की कमी और अल्कोहल। ये बुक जो है ये 3 चीज़ें लिखता होता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर काजेज मैं लिखना चाहूँ, क्योंकि इसकी कहता है इसकी वजह से प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनता, इसकी वजह से प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनता, इसकी वजह अल्कोहल वाले पेशेंट में भी प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनता। अगर मैं काजेज लिखूंगा, मैं कहूँगा सुक्सिनाइल कोएंजाइम A भी नहीं होगा तो प्रोटोपोरफायरिन फिर भी नहीं बनेगा। मैं कहूँगा हमारे पास प्रोफोरोबिलिनोजन डी अमाइनेज जो होगा वो भी नहीं होगा तो मेरे पास प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनेगा। मैं लिखूंगा मेरे पास जो है वो क्या नाम है, यूरोप्रोफोरोबिलिनोजन डी कार्बोऑक्सिलेज भी नहीं होगा, मेरे पास प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनेगा। काजीज आपको क्यों पता होना चाहिए, हमने जो बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है वो आप रट लें, ठीक है, जेन में रख लें, पता लग जाएगा। जो चीज़ नहीं बनेगी प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनेगा, ठीक होगा ना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारे पास आता है थैलेसीमिया का, ठीक। थैलेसीमिया वाला पेशेंट, थैलेसीमिया वाले पेशेंट में दोबारा एक दफ़ा ये लिखते हैं, रेड ब्लड सेल्स ब्रेक हुए थे, वो आगे चेंज हुए थे किसमें, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन चेंज हुआ था हीम में और ग्लोबिन में, ठीक है। हीम आगे हुआ था आयरन में और प्रोटोपोरफायरिन में। हीम वाली हमने केस पढ़ ली है, एक पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एक पर सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ग्लोबिन में ग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हम कहेंगे वो है थैलेसीमिया। ग्लोबिन अमाइनो एसिड में चेंज होना होता है, ठीक है, लेकिन अगर ग्लोबिन की आपके पास डेफिशिएंसी हो जाए, ग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे। हर चीज़ का होना ज़रूरी है। अब हमारे पास थैलेसीमिया वाले पेशेंट आ जाएंगे। थैलेसीमिया में क्या है, अब ये बात देखते हैं थैलेसीमिया को, ठीक है। पहले तो हम बात थैलेसीमिया की मेन बातें पढ़ लें, इसमें होता क्या, ठीक है। पहली बात, इसमें हमारा जो है ना पार्वो वायरस B19 काज करवा रहा होता है,
हम पढ़ेंगे किस में कम करवाता है, किस में ज़्यादा करवाता है, किस में प्रोमिनेंट होता है, किस में नहीं होता, ठीक है। लेकिन पहली बात, पार्वो वायरस B19 काज करवा रहा होता है। दूसरी बात, ये आपके अगेंस्ट होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीफारम बैक्टीरिया के, ठीक है। यानी कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जो आपका मलेरिया है वो एग्जैक्टली लिंक होता है आपके थैलेसीमिया के साथ, ठीक है। लेकिन जो मलेरिया होता है कौन सा, फाल्सीफारम, जो कि डेली हो, ये हम 6 चैप्टर में आई थिंक पढ़ेंगे, ठीक है। फाल्सीफारम बैक्टीरिया जो होता है वो डेली आपका बुखार होता है, ठीक है, वो अब मलेरिया होता है, ठीक है। डेली आपको फीवर होगा, डेली आपको फीवर होगा। वो कहता है कि कभी भी आपका लिंक मलेरिया के साथ नहीं होता जब आपके थैलेसीमिया वाले पेशेंट हो। थैलेसीमिया वाले पेशेंट हो गए, आपको रोज़ बुखार चल रहा है, ठीक है, वो आपको फीवर ही है, ठीक है, वो आपको किसी और वजह से ही है, आपको शिवरिंग है, थर्मोजेनेसिस वगैरह, ठीक है, लेकिन आपको मलेरिया नहीं है क्योंकि आप थैलेसीमिया वाले पेशेंट हो, आपको पार्वो वायरस B19 ने एक्ट करवाया है, ठीक हो गया ना। अब आ गया जी। अच्छा, पहली बात हमने पढ़ी पार्वो वायरस B19, दूसरी बात पढ़ी हमारे पास अगेंस्ट पाल्सीफारम बैक्टीरिया। तीसरी बात हमारे पास ना बॉडी में होती है, एक होती है हीमोग्लोबिन A, एक होती है हीमोग्लोबिन A2, एक होती है हीमोग्लोबिन F, ठीक है। अब जब एक फीटस है उसमें ये वाली जो हीमोग्लोबिन होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, 97% 98%, क्योंकि F लिखा है, फीटस वाली हीमोग्लोबिन है। लेकिन हमारे अंदर एडल्ट्स के अंदर, हम एडल्ट्स की बात करते होते हैं या चिल्ड्रंस की बात करते हैं, उसके अंदर हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ 2% या फिर 1% से भी कम रह जाती होती है, ठीक हो गया ना। अच्छा, HbA2 का क्या सीन है, HbA2 भी बिल्कुल उस वक्त काम करते हैं जब बच्चा पैदा होता है, इन्फांट होता है 1 या 2 साल का, ठीक है, तब ये थोड़ी सी होती है, या फिर फीटस स्टेज में बहुत होती है, ठीक है, 1% या 2% ऐसे कम। जो HbA है ये हमारे पास 97% से भी ज़्यादा होती है या फिर 98% से भी ज़्यादा होती है, ये इंपॉर्टेंट है HbA। हाँ, HbA2 कम हो जाए, F कम हो जाए, माइनर चेंज आएगा बॉडी में, मसला ही नहीं। लेकिन अगर HbA कम हो जाए, हीमोग्लोबिन A, तो फिर हमारी बॉडी में मेजर चेंज आएगा, ठीक है। जब हमारी बॉडी में मेजर चेंज आएगा, अब हमारे पास मेजर थैलेसीमिया वाले पेशेंट हो, ठीक है ना। अब हम इस बात का एक्सप्लेनेशन में हम जाते हैं आगे थैलेसीमिया की, ठीक है ना। थैलेसीमिया हमारे पास होते हैं आगे, हमारे पास 2 टाइप्स में होती है, एक होता है हमारे पास अल्फा थैलेसीमिया, एक होता है बीटा थैलेसीमिया। अच्छा, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, इसमें आपका क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहा होता है 16, जबकि इसमें आपका क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहा होता है 11, ठीक। अच्छा, ये सुन लें, अब अल्फा के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहा होता है 16, जबकि हमारा बीटा के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहा होता है 11। ये जीन लगी होती है, ये जीन लगी, इसके अंदर डेफिशिएंसी, इसके अंदर मसला बनता होता है। अच्छा, अब पहले बात करते हैं अल्फा थैलेसीमिया की, फिर हम बात करेंगे बीटा थैलेसीमिया की, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, अल्फा थैलेसीमिया के अंदर, अल्फा थैलेसीमिया के अंदर ये क्रोमोसोम है मेरा, और मैं 4 जीन लगाता हूँ, 1 2 3 4, ये देखें, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 जीन में इस तरह शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, पहली बात मैं कहता हूँ अगर एक पेशेंट में एक जीन की डिलीट हो जाए, एक जीन की डायलेशन हो जाए, डिलीट हो जाए, अगर इस पेशेंट में एक पेशेंट आया है थैलेसीमिया का ही है, पार्वो वायरस B19 ने ही एक्ट किया है, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जीन की डिलीशन हुई है थैलेसीमिया की वजह से, तो हम उसको कहेंगे वो है एसिम्प्टोमेटिक, उसके अंदर सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे। हाँ, टेस्ट करवाओ तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन वैसे सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे होंगे थैलेसीमिया वाले। सेकंड बात 2 जीन की डिलीशन हो जाए, 2 जीन डिलीट हो जाए, 2 जीन कैसे डिलीट हो जाए, इसमें 1 जीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जीन ये वाली डिलीट हो जाए, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये मेरे पास थी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर 2 जीन की डिलीशन कैसे होते, ये हो जाए डिलीट या ये हो जाए डिलीट, ठीक है, या फिर मेरे पास या ये हो जाए डिलीट या ये हो जाए डिलीट, ठीक है। सिस और ट्रांस का तो सबको पता होगा, सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है। सिस होता है कि हमारे पास अगर ये है, ठीक है, ये वाली जीन और ये वाली जीन, ठीक है, यानी पैरेलल, अगर आपकी पैरेलल वाली जो जीन होगी वो अफेक्ट हो जाए, उसको आप कहते हो सिस जीन। और अगर हमारे पास इस तरह पैरेलल ना आए या डायगोनल आए या परपेंडिकुलर आए, ये वाली जीन हो जाए, ठीक है, या फिर ये वाली हो जाए, ये वाली हो जाए या ये वाली हो जाए, ठीक है, 2 जीन कोई सी होनी चाहिए, वो हम उसको कहेंगे वो है ट्रांस जीन। अच्छा, जो सिस होती है वो ज़्यादातर एशियंस के अंदर पाई जाती होती है, और ट्रांस जो होती है वो हमारे पास अफ्रीकन्स के अंदर या फिर ज़्यादातर अमेरिकन वगैरह ऑस्ट्रेलियंस के अंदर वगैरह पाई जाती हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब होता क्या इसमें आपके पास इस केस में भी आपको सीवियर एनीमिया नहीं होता, ठीक है। हाँ, 2 जीन की डिलीशन होगी है, उसमें एक ही हुई थी, एसिम्प्टोमेटिक था, इसमें 2 की हो गई है। अगर तो वो है सिस वाला पेशेंट, उसके अंदर जीन की डिलीशन हुई है पैरेलल, ठीक है, तो फिर वो हम कह सकते हैं थोड़ा सा डेंजरस है एज कम्पेयर टू ट्रांस। सीवियर एनीमिया अभी भी नहीं है, पार्वो वायरस B19 ने अभी भी बहुत कम एक्ट किया या फिर नहीं किया, वैसे थैलेसीमिया हो गया उसको, ठीक है ना। लेकिन सिस जो होती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है एज कम्पेयर टू ट्रांस, ठीक हो गया ना। अब हम आते हैं मेन की तरफ, जो होती है 3 जीन की डिलीशन।
तीन जीन होगी डिलीट। इसकी सुन ले क्या होता। इस केस में आपको सीवियर एनीमिया हो जाता। 3 की कैसे हुई, ये थी, ये भी हो गई, ये भी होगी, ये भी होगी, ठीक है, बाकी एक नॉर्मल थी। 3 जीन की डिलीशन होगी, एक नॉर्मल है। क्या ये हो क्या रहा है, 16 क्रोमोसोम के ऊपर सब कुछ हो रहा है, ठीक हो गया ना, ये हमारे पास 16 क्रोमोसोम के ऊपर सब कुछ हो रहा है। अच्छा अब क्या हमारे पास सीन है, ये सुन ले बात एक मिनट। अच्छा 3 जीन की डिलीशन होगी, आपको सीवियर एनीमिया होता है और इस पेशेंट के अंदर आपको टेट्रामर नजर आ रहा होता है उसके ब्लड में, ठीक है, इसलिए ना आपको टेट्रामर नजर आ रहा होता है। और टेट्रामर को जो नाम देते हैं वो होता है HBH। कभी आप रिपोर्ट देखें उसके ऊपर लिखा होता है HBH। अगर तो उसका HBH ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, एक लेवल होता है, अगर तो वो आपको मिल रहे हैं तो आप इसको कहोगे वो है हमारे पास सीवियर एनीमिया वाला पेशेंट है, 3 जीन की डिलीशन हुई है, ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया के अंदर, ठीक है। अच्छा HBH वाला पेशेंट, इसको पता कैसे चलेगा, एक पेशेंट आया वो कहता है, हम कहते हैं यार आपके ब्लड में ना हमें टेट्रामर बहुत ज़्यादा मिला, ठीक है, HBH का लेवल आपके अंदर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अब वो क्या कहेगा, वो क्या आपको पता कैसे चलेगा, हम कहेंगे हमारे पास एक टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, ठीक हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक है जिसमें आपके पास आपको टेट्रामर मिलेगा, 3 जीन की डिलीशन होगी, अल्फा थैलेसीमिया वाले पेशेंट हो आप, ठीक हो गया ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक करेंगे, आपको टेट्रामर मिलेगा और 3 जीन की डिलीशन होगी और सीवियर एनीमिया। बात ये थी। उसके बाद 4th पे आ जाए, 4 जीन की डिलीशन हो जाती है अब मेरे पास, ठीक है, 4 जीन डिलीट हो जाती है मेरे पास, ठीक हो गया ना। अब मेरे पास हो गया 4 जीन की डिलीशन। अब क्या कहूँगा, इसमें भी आपको सीवियर एनीमिया है, क्योंकि 4 जीन आपकी डिलीट हो गया, इसमें भी आपको सीवियर एनीमिया है, ठीक है ना। और इसमें भी आपका 16 क्रोमोसोम वो है, अल्फा थैलेसीमिया की वजह से इन्वॉल्व भी है, ठीक है, सीवियर एनीमिया है। इसमें भी आपको टेट्रामर मिल रहा होता है HBH। इस टेक्निक में भी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हो, लेकिन फ़र्क क्या है, 3 जीन और 4 जीन में फ़र्क भी तो होना चाहिए ना। 4 जीन का नाम है फोर्टेलस, फिटस की, ठीक है ना। ये ज़्यादातर जो होगा वो आपके फीटस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। पोटेलस कहते हैं, ठीक है। 4 जीन डिलीशन किस में होगी, जैसे एक मदर आई है, ठीक है, मदर प्रेग्नेंट फीमेल थी, ठीक है, उसकी जो जीन थी उसकी जब हमने रिपोर्ट चेक की, उसकी रिपोर्ट्स में हमें 3 जीन की डिलीशन मिली, ठीक है, 3 जीन उसकी डिलीट हो चुकी थी। हमने कहा जनाब आपके ब्लड में हमें टेट्रामर मिल रहा है, ठीक है, उसने उसके साथ फीटस भी था, प्रेग्नेंट फीमेल थी, फीटस था, ठीक है। अब हमने ये बात खुद एज्यूम की कि वो फीटस है और आपको जो वो अनीमिया है, ठीक है, तो जनाब आपके जो फीटस है उसको इस वक्त 4 जीन की डिलीशन हो गई है। अब जब वो बच्चा पैदा होगा वो सीवियर एनीमिया वाला पेशेंट होगा, उसके ब्लड में भी हमें टेट्रामर मिल रहा होगा, ठीक है। सिंपल बात क्या है, HB जो है हमारे पास 4 जीन की डिलीशन है, वो हमारे पास होती है किसमें, फीटस में, पोटेलस में। अल्फा थैलेसीमिया में हमने क्या बात पढ़ी, अल्फा थैलेसीमिया में हमने बात पढ़ी क्या होता है हमारे पास, एक होती है 1 जीन की डिलीशन, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक। अगर 1 जीन की डिलीशन हुई है तो एसिम्प्टोमेटिक है, 2 जीन की डिलीशन हुई है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। 3 जीन की डिलीशन हुई है तो हमारे पास क्या, सीवियर एनीमिया, टेट्रामर मिलेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता लगेगा। 4 जीन की डिलीशन है उसमें भी आपको टेट्रामर मिलेगा, सीवियर एनीमिया वाला पेशेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता लगेगा, ठीक है, लेकिन इसको आप फोर्टेलस कहते हो, बात सिंपल सी। अब आए थे हम बीटा थैलेसीमिया की तरफ, ठीक है, जो कि मेन था हमारे पास बीटा थैलेसीमिया। हम आते हैं टेक्निक की तरफ, जो आपको अब हम हमारे पास बीटा थैलेसीमिया, ठीक हो गया ना। अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया में पहली बात 11 क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, 11 क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है। अच्छा बीटा थैलेसीमिया से पहले ना हम ना ये बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास होता क्या, ये है बीटा जीन, ये है बीटा नॉट, ये है बीटा प्लस। इन तीनों का मतलब क्या, बीटा का मतलब है आपकी जो जीन है वो है नॉर्मल, ठीक है ना। यह बीटा 2 जीन को शो कर रहा होता है, ठीक है ना, बीटा है नॉर्मल। बीटा नॉट जो है ये आपका होता है एब्सेंट, और बीटा पॉजिटिव ये होता है हमारे पास म्यूटेंट, ठीक है ना। ये 3 बातें जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ते हैं। बीटा थैलेसीमिया हमारे पास हो रहा है 2 के अंदर डिवाइड, एक होता है बीटा माइनर के अंदर, एक होता है बीटा मेजर के अंदर, ये सुन ले बात, ठीक है ना। अब बीटा माइनर वाले में पेशेंट में आप क्या कॉम्प्लिकेशन देखोगे और बीटा मेजर वाले में क्या देखोगे। बीटा माइनर वाले पेशेंट में आप देखोगे कि हमारे पास एक बीटा ठीक है और एक बीटा म्यूटेंट है, ठीक है ना। अच्छा यानी 2 जीन ठीक है, 2 जीन म्यूटेंट है। अच्छा बीटा मेजर के अंदर क्या देखोगे, उसके अंदर हमारे पास दोनों के दोनों जीन एब्सेंट हो गए, म्यूटेंट भी नहीं। एब्सेंट है, म्यूटेंट को तो हम ठीक कर सकते हैं ड्रग वगैरह दे दे के, लेकिन एब्सेंट को हम कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। अब हम इस पेशेंट का करेंगे, इसके अंदर हम इसके साथ हम सूरत हाल क्या करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं बीटा माइनर की, पहली बात 11 क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, 11 क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है बीटा माइनर में। दूसरी बात हमारे पास होता है एक HbA, मैंने बताया था, एक होता है हमारे पास HbA2, एक होता है HbF। HbA नॉर्मल रहता है बीटा माइनर वाले पेशेंट में, HbA नॉर्मल रहता है, लेकिन HbA2 और F
ये आपके पास जो होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं। अगर ये 1 होने चाहिए तो 0.5 रह जाते हैं, 2 होने चाहिए तो 1 रह जाते हैं, ठीक है ना। जब हमारे पास ये रहे तो आपको कोई बीटा माइनर वाले पेशेंट हो, ब्लड इतनी लगवाने की ज़रूरत नहीं है इस पेशेंट को, ठीक है ना। इस पेशेंट में भी आपको इतना नहीं सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नज़र नहीं आ रहे, अनीमिया ज़रूर है लेकिन सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीटा मेजर वाले पेशेंट, बीटा थैलेसीमिया मेजर वाले पेशेंट में। इसमें क्या होगा, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया मेजर वाले पेशेंट में हमारे पास एक HbA है ना, एफ है, HbA2 है, एक HbA है। HbA आपके अंदर एब्सेंट होगी या फिर 1% होगी ओनली। HbA2 और F जो होगी आपके पास 3% हो सकती है, 4% हो सकती है, लेकिन जिससे हमें लेना देना है जो कि 97% 98% होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 1% है, या फिर है ही नहीं है। जब ये हमारे 1% भी ना होने के बराबर, जब हमारे पास ये नहीं होगी फिर हम कहेंगे इसको जो है ये एक तो सवियर अनीमिया, सवियर अनीमिया है, ठीक है। और इसको क्या होगा, इसको आप बार बार रिकरेंट ब्लड लगवाना पड़ेगा। इस पेशेंट को हमें रिकरेंट बार बार ब्लड लगवाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ब्लड की कमी हो ही जा रही है, ठीक है ना। इसके अंदर आपके ब्लड की कमी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। इस पेशेंट के अंदर आप देखते क्या हो, क्योंकि ये मेन थी, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बीटा मेजर, जो बात बुक में नहीं लिखी है वो भी लिख लीजिएगा। अच्छा, बीटा मेजर थैलेसीमिया के अंदर पहली बात इसके अंदर जो हमें मिलता है वो मिलता है चिपमन का पीनस, चिपमन का पीनस देखते हो, ठीक है। उसके बाद देखते हो क्रीप कट पीनस, फेस के अंदर देखते हो चिपमन का पीनस उसका फेस, और क्रीप कट जो होता है वो हमारे पास स्कल होता है, ठीक है। ये मैं आपको ना इसके बाद दिखाता हूँ कि होते कैसे हैं, लेकिन चिपमन का पीनस होती है और उसके बाद स्कल होता है। दूसरी बात, पार्वो वायरस ने बड़ा अटैक किया होता है, पार्वो वायरस B19 ने बड़ा अटैक किया होता है। उसके बाद 11 क्रोमोसोम टोटली डैमेज हुआ होता है, ठीक होगा ना, ये बात हमने देख ली। उसके बाद इसके अंदर आपको टेट्रामर नज़र आ रहा होता है, मैं कह सकता हूँ आ रहा होता है। इसको टेक्निक को भी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से यूज़ करोगे, ठीक होगा ना। इसके अंदर अगली बात इसमें क्या है, अगली बात मैं कहूँगा इसमें जो HB है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास सीवियर अनीमिया हो जाता है, ठीक है। हाँ, HbA एब्सेंट है, ठीक है। HbF और जो HbA2 है ये हमारे पास थोड़ी इंक्रीज़ कर जाएंगे, कोई नहीं 4 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इसे गर्ज नहीं, हमें जिससे गर्ज थी HbA से, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा जिसका था मसला बन रहा था वो हमारे पास था, ठीक है। अब इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर आपका जो लिवर है हेपेटोमेगाली भी हो जाती है, हेपेटोमेगाली भी हो जाती है, ठीक है। लिवर इनलार्ज हो जाता था। उसके बाद स्प्लीनोमेगाली भी हो जाती है इस पेशेंट के अंदर, ठीक है ना। स्प्लीनोमेगाली हो जाती है और हेपेटोमेगाली हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इन पेशेंट के अंदर आपके जब आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। आपके जो है वो रेड ब्लड सेल्स जो है ये आपका होता है रेड पल्प, ठीक हो गया ना। एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जा रहा। वाइट पल्प होता है ये हमारे पास लिम्फ नोड वगैरह होता है, पास जिसको हम कहते हैं, ठीक है। या हमारे पास जो है वो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो अब नॉर्मल जब हमारे पास बना स्टार्ट हो जाएंगे और वो स्प्लीन में जाते हैं, स्प्लीन में जाकर स्प्लीन को मगाली करवा देते हैं क्योंकि यहाँ बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास T सेल B सेल होता है स्प्लीन में, बोन मैरो में बन के जब आपके पास स्प्लीन में गए उसके बाद जो होगा वो रेड पल्प में जाकर ट्रैप हो गया, यहाँ आकर ट्रैप होकर रेड ब्लड सेल, सिंपल बात, रेड ब्लड सेल्स अब नॉर्मल हो गए। या फिर जो मैंने एक मैकेनिज्म बताया था एरिथ्रोपोइटिन वाला, ठीक है, उसकी वजह से हुआ, एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, रेड ब्लड सेल ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, अब नॉर्मल हुआ, स्प्लीन में स्प्लीन बड़ी होगी, लार्ज होगी, हेपेटो स्प्लीनोमेगाली होगी, हेपेटोसाइट भी मगाली होगी, हेपेटोमेगाली भी होगी, स्प्लीनोमेगाली भी होगी, उसको हम कहेंगे हेपेटो स्प्लीनोमेगाली होगी, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब हम जो बात हम देख रहे हैं, हमने जो अभी तक पढ़ लिया है वो हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास होता क्या है, हमारे पास अब हम देखते हैं, हमारे पास हमने पहली बात पढ़ी थी कि रेड ब्लड सेल्स के डिसऑर्डर अनीमिया क्या होता है, ठीक है। अनीमिया में बात हमने पढ़ा एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस क्या होता है। आप लोग कह रहे होंगे इसका हमने मैकेनिज्म अभी तक पढ़ा नहीं, हमने मैकेनिज्म ही हम इसके पढ़ रहे हैं, हम इसको अभी देखते हैं। देखें, रेड ब्लड सेल्स थी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स ब्रेक हुए थे, हीमोग्लोबिन निकला था, हीम में चेंज हुआ ग्लोबिन में, वो आगे आयरन में, प्रोटोपोरफायरिन में। अगर मैं कह दूँ आयरन की डेफिशिएंसी है, आयरन की या डेफिशिएंसी, तो क्या कह सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। अगर कहूँ प्रोटोपोरफायरिन की डेफिशिएंसी है तो कहूँ सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया है। अगर कहूँ ग्लोबिन की डेफिशिएंसी है तो थैलेसीमिया है। ये बात पढ़ ली हमने। जब आयरन की डेफिशिएंसी हुई, हीम नहीं बना, हीमोग्लोबिन नहीं बना, रेड ब्लड सेल्स नहीं बने, या फिर प्रोटोपोरफायरिन बना, हीम नहीं बना, हीमोग्लोबिन नहीं बना, रेड ब्लड सेल नहीं बने, ग्लोबिन नहीं बना, हीमोग्लोबिन नहीं बना, रेड ब्लड सेल नहीं बने। यही हमने मैकेनिज्म पढ़ा है। अच्छा, ये सब कुछ और ज़्यादातर मैकेनिज्म आपके एक्स्ट्रावास्कुलर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपके बात करें इंट्रावास्कुलर की बात करेंगे। इंट्रावास्कुलर के अंदर आपके हेप्टोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, ये मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपने लेबोरेटरी रिपोर्ट्स हमने मेन बात पढ़ी, ठीक है। फेरेटिन ट्रांसफर इन सीरम आयरन और सैचुरेशन होता क्या, ठीक है। इसका फेरेटिन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद सीरम आयरन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सैचुरेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमने पढ़ा एनीमिया होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक एनीमिया एंड मैक्रोसिटिक एनीमिया MCV, ठीक है। उसके बाद हम कहें रेटिकुलोसाइट काउंट कैसे होता है, ठीक है। ये बात मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन में बता दी आपको। उसके बाद माइक्रोसिटिक एनीमिया जो होता है MCV 80 माइक्रोमीटर क्यूब से लेस होता है, ठीक है। आपके आयरन की कमी हुई,
हीम नहीं बना, हीम नहीं बना, हीमोग्लोबिन नहीं बना, रेड ब्लड सेल्स नहीं बने, ब्रेकडाउन होगी। उसके बाद प्रोटोपोरफाइन नहीं बना, हीम नहीं बना, हीमोग्लोबिन नहीं बना, रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होगी। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब हम आगे चलें। आगे हमारे पास क्या होता था, हमने आयरन का थोड़ा नॉर्मल मैकेनिज्म पढ़ा, उसके काजेस पढ़े, और एक ऐसा सिंड्रोम पढ़ा जिसको हम कहते हैं प्लमर विंसन सिंड्रोम। ठीक है ना। जब हमने प्लमर विंसन सिंड्रोम में क्या पढ़ा, हम डिस्फेगिया होता है पहली बात, अनीमिया होता है दूसरी बात, ग्लोसाइटस कहते हैं टांगी ला जाती है, बीफ विराट अपीयरेंस की हो जाती है। उसके बाद हमने काजेस पढ़े, और उसके बाद हमने सिरोब्लास्टिक अनीमिया का थोड़ी बायोकेमिस्ट्री पढ़ी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मिथाइल मेलोनिक एसिड, सुक्सिनल CoA, अमाइनो लियोनिक एसिड, प्रोफोबलिनोजिन, जीरो प्रोफोबलिनोजिन, कोप्रोफोबलिनोजिन, पेरोटोप्रोफाइल बन गया, जिसने आगे हीम बनानी होनी है। ठीक हो गया ना। उसके बाद हमारे पास होता है डेफिशिएंसी होगी, किसकी वजह से डेफिशिएंसी होगी हमारे पास, तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ गई। जब हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ गई। ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे पास होगी। अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद हम बात करते हैं कि थैलेसीमिया क्या होता था। थैलेसीमिया ये हमने थोड़ा बात करी, पार्वोवायरस B19। अच्छा, थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया में हमने पार्वोवायरस B19 की बात करी, अगेंस्ट फाल्सिफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, यानी मलेरिया वाला रोज़ नहीं होता, एक्सप्लेन हमने किया था। उसके बाद हमने क्या, अल्फा थैलेसीमिया में आपका 16 इन्वॉल्व होता है। ठीक है। उसके बाद जो होता है बीटा के अंदर 11 इन्वॉल्व होता है। अगर तो एक जीन की रिलेशन होगी तो क्या एसिम्टोमेटिक, 2 की होगी तो फिर सीवियर अनीमिया कोई नहीं है। ठीक है। उसके बाद 3 जीन की होगी तो सीवियर अनीमिया है, 4 की भी होगी फिर भी सीवियर अनीमिया है। ठीक है। उसके बाद इसको टेक्निक कहते हैं, टेट्रामर मिल रहे होते हैं। ठीक है। 3rd और 4th में टेट्रामर मिल रहे होते हैं और लैक्टोफेरेसिस की टेक्निक के साथ चेक करते हैं। और चौथी जीन का दूसरा नंबर फोटालस। उसके बाद आगे बीटा थैलेसीमिया में 11 होती है, माइनर होता है, मेजर होता है। ठीक है। माइनर में आपके पास जो होता है ना, वो क्या होता है, माइनर में आपके पास क्या क्या चीज़ आ रही होती है। ठीक है। आपका जो होता है ना वो HbA2 मेजर के अंदर होता है, जो माइनर के अंदर जो हमारे पास HbA होता है वो नॉर्मल होता था, लेकिन मेजर के अंदर आपका HbA2 से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा मसला बनता है। ठीक है। बाकी ठीक रहते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है कि इसमें सीवियर एनीमिया मेरा होता है। अच्छा, बीटा मेजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम जो है ना इसको देखते हैं। बीटा मेजर में हमारे पास पहली बार मेरे चिपमन का पीनस और क्रीव कट पीनस मिल रही होती है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद पार्वोवायरस B19, उसके बाद 11 क्रोमोसोम, टेट्रामर मिल रहे होते हैं, लैक्टोफेरोसिस हो रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद HbA होती नहीं है, HbF ज़्यादा होती है। ठीक है। उसके बाद जो काजेज क्या होते हैं, मेन बात हेपेटोमेगाली होती है, स्प्लेनोमेगाली होती है, जिसको आप दोनों मिला के कहते हो हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। ठीक हो गया ना ये बात। ये देखे ज़रा, ये हमारे पास क्या है, चिपमन का पीनस है, जिसकी हमारे पास फेस की। ठीक है ना। ये हमारे पास चिपमन का पीनस होती है। ठीक है। मैं आपको क्रिकेट, ये देखें इसमें क्रिकेट देख लें, क्रिकेट के अंदर हमारे पास ये क्या हो रहा है, ये देखें हमारे पास क्रिव कट अपीयरेंस के अंदर ये देखें हमारे पास ये अंदर अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है। चिपमन का पता लगी और क्रिकेट पता लगी, ये हमारे पास ज़्यादा होता है हमारे पास बीटा मेजर थैलेसीमिया वाले पेशेंट के अंदर। ठीक हो गया। इस चैप्टर जो है हमारे पास लेंथ हुआ है, इस वजह से हमने जो है ना इसको 2 पार्ट्स में हम कर लेंगे, क्योंकि यही जो एक पार्ट है वही 1 घंटे का हो गया। ठीक है। उस वजह से जो इसको हम दो पार्ट्स में इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि हमने जो बात पढ़ी है ना वो हमने बुक से थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़े हैं। ये बात लिख लीजिएगा, जो बात बुक में नहीं लिखी वो बात आप एक्स्ट्रा जरूर लिखिएगा, क्योंकि लेबॉरेटरी रिपोर्ट का पता होना चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस होगी, इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होगी, ये लिखने साइड पे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास काम आएगी। ठीक है ना। इसको मैं एक पार्ट में नहीं कर सका, इस वजह से इसको 2 पार्ट्स में मुझे डिवीजन करना ही पड़ा।